आज अपन फर्म के समापन के बारे में पढ़ेंगे। फर्म का समापन। अभी तक जो फर्म के समापन के बारे में आपको बताया गया कि वसूली खाता कैसे तैयार किया जाता है, साझेदारों के पूंजी खाते कैसे तैयार किए जाते हैं, रोकड़ खाता तथा बैंक खाता कैसे तैयार किया जाता है। इसमें ही गार्डनर बनाम मर्रे एक मुकदमे के बारे में अपनी बात हुई थी कि कोई भी साझेदार जब फर्म में दिवालिया होता है तो उस साझेदार की हानि की पूर्ति शेष साझेदारों को करनी होती है और शेष साझेदार हानि की पूर्ति करते हैं। इस मुकदमे में जो निर्णय दिया गया था, कल एक क्वेश्चन के माध्यम से भी अपनी बात हुई थी, दिवालिया साझेदार की हानि की पूर्ति शेष साझेदार पूंजी के अनुपात में करेंगे। पूंजी अनुपात से तात्पर्य साझेदारों की पूंजी खातों के शेष, अवितरित लाभ जिसमें सामान्य संचय हो सकता है, संचय कोष हो सकता है, लाभ हानि खाता का क्रेडिट शेष, उन्हें पूंजी खाते में जोड़ा जाए। यदि कोई हानि दे रखी होती है तो उसे पूंजी में से घटाया जाएगा। दिवालिया साझेदार की हानि की पूर्ति के लिए जो प्रविष्टि की जाती है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया है। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया है। टू इंसॉल्वेंट पार्टनर, आपको इस प्रविष्टि में दिक्कत हो रही थी, जो भी साझेदार दिवालिया होगा उसके खाते को क्रेडिट किया जाएगा और जो शेष साहूकार साझेदार हैं जो हानि की पूर्ति करेंगे उनके पूंजी खाते डेबिट किए जाएंगे क्योंकि उनसे रुपए लेने हैं। शेष साझेदार, रिमेनिंग पार्टनर्स या साहूकार साझेदार डेबिट किए जाएंगे और दिवालिया साझेदार का खाता क्रेडिट किया जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन अपन बात कर रहे हैं और आगे आज आप देखिए पेज नंबर 177 पर राजस्थान बोर्ड की किताब में एक क्वेश्चन हमको दे रखा है और आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये अपन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया हुआ है, बैलेंस शीट आपको दे रखी है। आप ध्यान दीजिए, 3 साझेदार हैं ए, बी और सी। बैलेंस शीट दी हुई है आपको क्वेश्चन में। फर्म का समापन हो गया, साझेदार दिवालिया हो रहा है, हम वसूली खाता तैयार करेंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट की बात कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं पर, वसूली खाता रियलाइजेशन अकाउंट। बार बार में यही बात होती है कि जब भी फर्म समाप्त होगी वसूली खाता तैयार होगा। इस खाते के बारे में ये कहा जाता है कि इस खाते की प्रकृति है वास्तविक खाते की होती है। इस खाते में सबसे पहले संपत्तियों को हस्तांतरित किया जाता है। चिट्ठी में दी गई संपत्तियों को ट्रांसफर करने की बात की जाती है, कैश और बैंक को छोड़ करके। आप देखेंगे क्वेश्चन में कैश को और मैं छोड़ देता हूं, कैश अकाउंट अलग से बनाना है। 3 संपत्तियां दे रखी हैं, डेटर्स, स्टॉक और गुडविल।
संपत्तियों को ट्रांसफर करेंगे, संपत्तियों का डेबिट शेष होता है और संपत्तियों का डेबिट शेष होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट में टू डेटर्स अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट। तीन संपत्तियां बैलेंस शीट में दे रखी हैं। आप देखिए बैलेंस शीट पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन में। बैलेंस शीट में संपत्ति साइड में कैश को छोड़ेंगे क्योंकि कैश अकाउंट बनाना है, उसमें उसको बैलेंस को लिखेंगे। डेटर्स आप देखिए 1,10,000 रुपए दे रखते हैं तो टू डेटर्स अकाउंट 1,10,000। स्टॉक 60,000 का दे रखा है और गुडविल 20,000। आप ध्यान दीजिए संपत्तियां ट्रांसफर की है मैंने, संपत्ति दे रखी थी बैलेंस शीट में, डेबिट शेष होता है, ट्रांसफर करने के लिए संपत्तियों को क्रेडिट करेंगे तो जनरल प्रविष्टि जो बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू स्टॉक, टू डेटर्स और टू गुडविल। तीन संपत्तियां, इनकी वैल्यू दे रखी है अपने को 1,10,000, 60,000 और 20,000। संपत्तियां ट्रांसफर करने के बाद हमेशा जब भी वसूल खाता आप तैयार करेंगे दायित्वों को ट्रांसफर करेंगे। दायित्वों का क्रेडिट शेष होता है, डेबिट करेंगे ट्रांसफर करने के लिए टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप देखेंगे दायित्वों में अगर ध्यान देंगे केवल क्रेडिटर्स आपको दिया हुआ है 90,000 रुपये, तो बाई क्रेडिटर्स अकाउंट, बाई क्रेडिटर्स अकाउंट 90। आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा संपत्तियां ट्रांसफर होंगी डेबिट में टू करके, दायित्वों को ट्रांसफर करेंगे बाई क्रेडिटर्स। दायित्वों में अपन देख रहे हैं कैपिटल दे रखी है, शायद उनके पूंजी खातों के शेष दे रखे हैं, लेकिन वो पूंजी खाता बनाने के समय बैलेंस लिखे जाएंगे। अब देखिए इसके बाद में फर्म का समापन हो रहा है, संपत्तियां बेचने की बात कहीं ना कहीं आपकी की जाती है, तो संपत्तियां जो बेची जाएंगी या तो नकद बेची जाएंगी। आप क्वेश्चन में ध्यान दें कि देनदारों से 80,000 रुपए वसूल हुए, स्टॉक से आपके 50,000 रुपए वसूल हुए हैं, संपत्तियों से वसूली हो गई है, कैश आया हमारे पास में, तो कैश अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट में बाई कैश अकाउंट संपत्तियों से वसूली हुई, कैश अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में बाई कैश अकाउंट। और आप देखिए डेटर्स और स्टॉक। डेटर्स की अगर मैं बात करूं आप ध्यान दीजिए, डेटर्स 80,000 रुपए वसूल हुए और स्टॉक से 50,000 रुपए वसूल हुए। देनदारों से 80,000 वसूल हुए और स्टॉक से 50,000 वसूल हुए। कुल मिलाकर के संपत्तियों को बेचने से हमें 1,30,000 रुपए की प्राप्ति हुई है। कैश अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट में बाई कैश अकाउंट लिख करके जो संपत्तियां बेची गई, देनदार 80,000 रुपए के, स्टॉक 50,000 के, 1,30,000। इसी प्रकार आप ध्यान दीजिए लेनदार दे रखे थे कि 90,000 रुपए के लेनदार थे। लेनदारों के लिए भी कहा गया जिनको भुगतान करना है, क्रेडिटर्स को भुगतान करने की बात आपकी की गई है और लेनदारों को जो भुगतान किए गए हैं 86,000 रुपए चुकाए गए हैं। लेनदारों को रुपए चुकाए गए, भुगतान करने में कैश जाएगा हमारे पास से, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश। भुगतान किया गया, लेनदारों को 90,000 रुपए थे लेकिन उनको समापन के समय केवल 90,000 के स्थान पर 86,000 का पेमेंट किया गया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में टू कैश अकाउंट
ब्रैकेट में क्रेडिटर्स, टू कैश अकाउंट 86,000। इसी प्रकार आप देखेंगे वसूली खर्चे हुए हैं, फर्म का जब समापन होता है समापन के कुछ खर्चे लगते हैं और समापन के खर्चे जो हुए हैं आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं कि 4,000 रुपये समापन पर खर्च हुए हैं। इसका लॉग कैश दिया है आपके पास से, तो रिलेशन अकाउंट दिया है टू कैश, तो डेबिट में टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस 4। दायित्व का भुगतान किया टू कैश, खर्चे चुकाए टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस, रिलेशन एक्सपेंसेस। इसके बाद में वसूली खाता लाभ अथवा हानि को प्रदर्शित करेगा। वसूली खाता जो हमने बनाया है इसका डेबिट का टोटल अधिक होगा, हानि की स्थिति होगी, साझेदारों के पूंजी खाते डेबिट किए जाएंगे उसके लिए। यदि वसूली खाते का क्रेडिट का योग अधिक है लाभ आएगा और वो लाभ साझेदारों के पूंजी खातों में आपके हस्तांतरित किया जाएगा। आप यहां देखेंगे 1,10,000, 60,000, 1,70,000, 1,90,000 और 90,000, 2,80,000 रुपए का टोटल है डेबिट साइड में, 2,80,000। क्रेडिट में केवल 2,20,000 रुपए की रकम है। इसका लाभ वसूली खाते का जो अंतर है 60,000 का, वसूली खाते से 60,000 रुपए की हानि हुई है और ये हानि के लिए साझेदारों के पूंजी खाते डेबिट किए जाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल डीआर, पार्टनर्स कैपिटल डीआर मतलब ए, बी और सी, जैसे इस क्वेश्चन में 3 साझेदार हैं तो एच कैपिटल अकाउंट डीआर, बी का खाता डेबिट करेंगे, सी कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिलेशन, तो रिलेशन अकाउंट में बाय कैपिटल अकाउंट, बाय कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, ए, बी और सी, ये हानि बांटी जाएगी। क्वेश्चन में देखेंगे अगर लाभ हानि अनुपात दे रखा होगा तो उस अनुपात में आपकी हानि बांटी जाएगी। यदि क्वेश्चन में लाभ हानि अनुपात नहीं दे रखा हो तो ये हानि बराबर बराबर बांटी जाएगी। आप क्वेश्चन को देखिए, 11वें क्वेश्चन में बैलेंस शीट से पहले जहां क्वेश्चन प्रारंभ हुआ है वहां लिखा हुआ है ए, बी और सी एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। इसका मतलब 3 साझेदार हैं, 60,000 रुपए की हानि हुई है तो तीनों को 20,000 रुपए की हानि होगी। की हानि होगी, दोनों तरफ का टोटल 2,80,000। ये वसूली खाता, संपत्तियां ट्रांसफर करनी पहला काम, दायित्वों को ट्रांसफर करना है, संपत्तियां बेची जाएंगी जैसा इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, नकद बेची गई है तो बाय कैश, आपको लिख देता स्टॉक बी द्वारा ले लिया गया तो बाय कैश के स्थान पर साझेदार का नाम आता। दायित्वों का भुगतान आप देख रहे हैं यहां नकद किया गया है तो टू कैश, आपको क्वेश्चन में दे रखा होता कि साझेदार सीधे लेनदार को रुपए चुकाएं तो टू कैश के स्थान पर टू पार्टनर्स कैपिटल, सीज कैपिटल आ जाता है। ये वसूली खाता आपके इस तरह तैयार होगा। वसूली खाता तैयार करने के बाद साझेदारों के पूंजी खाते तैयार किए जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हेडिंग डालेंगे हम, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हेडिंग डालने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर जितने साझेदार होंगे उतने कॉलम बनेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखें पर्टिकुलर ए, बी और सी, पर्टिकुलर ये डेबिट साइड के लिए, ऐसे ही क्रेडिट साइड के लिए पर्टिकुलर ए, बी और सी, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। जिस तरह अपन वसूली खाते में संपत्तियों को ट्रांसफर करने से शुरुआत कर रहे थे, पूंजी खाता जब भी आप बनाएंगे पूंजी खातों के शेष लिखने के, पूंजी खातों के जो शेष लिखे जाएंगे, दायित्व की ओर पूंजी खाते का शेष दे रखा है, क्रेडिट शेष माना गया है, बाई बैलेंस बीडी करके आपके लिखेंगे। आप देखिए बैलेंस शीट में क्वेश्चन में आपको तीनों साझेदारों के जो पूंजी खातों के शेष हैं 10,000, 60,000 और 40,000 रुपए दायित्व की ओर दे रखा है, तो बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी ए का शेष 10,000 दे रखा है, 60,000 रुपए दे रखे हैं और 40,000, 10,000, 60,000 और 40,000 पूंजी खातों के शेष आप देख रहे हैं बैलेंस शीट में। ध्यान दीजिए लायबिलिटी साइड में ए की कैपिटल 10,000 दी हुई है, बी की कैपिटल 60,000 रुपए दी हुई है और सी की कैपिटल आपकी 40,000 दे रखी है। क्रेडिट शेष है बाई बैलेंस बीडी, बीडी का तात्पर्य ब्रॉट डाउन, पिछला शेष आगे लाए हैं, तो बाई बैलेंस बीडी आप लिखेंगे। इसके बाद आपके पूंजी खातों का शेष लिखने के बाद में हम ये देखेंगे कोई जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या पी&एल तो नहीं दे रखा। या क्वेश्चन में कोई भी अविकृत लाभ अथवा हानि आपको नहीं दे रखे हैं, और अविकृत लाभ अथवा हानि नहीं दे रखे हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले पूंजी खातों के बाद में अविकृत लाभों को ही लिखना होता है, यहाँ नहीं दिए हुए इसलिए ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं। अभी आपने वसूली खाता तैयार किया था, हानि लिखी थी, आप देखें 60,000 रुपए की हानि हुई थी, एंट्री आपकी जो निकली ज्ञात हुई है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, एडीआर, बीडीआर, सीडीआर टू रियलाइजेशन, तो पार्टनर्स कैपिटल में टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस 20,000 की हानि हुई थी, तो टू रियलाइजेशन 20,000, 20,000 और 20,000, तीनों साझेदारों को 20,000 रुपए की हानि हुई थी, तो डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया है टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल में टू रियलाइजेशन लॉस दिखा दिया। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए दिवालिया हो गया, और ए दिवालिया हो गया, उससे कोई भी राशि वसूल नहीं हो सकती। साझेदार ए दिवालिया हुआ है, आप देख रहे हैं ए के डेबिट में 10,000 रुपए का लॉस था, और ए का जो पूंजी खाते का क्रेडिट शेष जो है वो 10,000 रुपए है। इसका तात्पर्य ए
10,000 रुपए से दिवालिया है क्योंकि ए का डेबिट का शेष 10,000 रुपए अधिक है। ध्यान दीजिए, ए के डेबिट में 20,000 रुपए की रकम है और क्रेडिट में केवल 10,000 रुपए की रकम है। इसका तात्पर्य ए का खाता 10,000 रुपए से डेबिट शेष अधिक है, ए 10,000 रुपए से दिवालिया माना जाएगा और ए जो 10,000 रुपए से दिवालिया है उसकी हानि की पूर्ति बी और सी को करनी होगी। साझेदार कौन सा दिवालिया हुआ? ए। कितने रुपए से दिवालिया हुआ? 10,000 रुपए से। 10,000 रुपए का डेबिट शेष अधिक है। अब इसकी हानि की पूर्ति, 10,000 रुपए की हानि की पूर्ति बी और सी को करनी है। पूंजी अनुपात में करनी है। अब पूंजी अनुपात में करनी है तो जो प्रविष्टि आपको बनेगी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया है। रिमेनिंग का मतलब 20 रुपए लेने हैं हानि की पूर्ति के लिए, तो बी का खाता डेबिट करेंगे। सी से रुपए लेने हैं, सी का खाता डेबिट किया जाएगा, सी कैपिटल अकाउंट दिया है। और जो साझेदार दिवालिया हुआ है उसके खाते में ये 10,000 रुपए जमा होंगे, तो 2H कैपिटल, बी बीच कैपिटल अकाउंट दिया है, सी कैपिटल अकाउंट दिया है, 2H कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट में आप देखेंगे 2H कैपिटल अकाउंट, 2H कैपिटल अकाउंट। 10,000 रुपए की पूर्ति 6:4 या जिसको मैं और कहूं तो 3:2। 10,000 रुपए की पूर्ति पूंजी अनुपात 6:4 या 3:2 कहें, स्कोर कार्ड में कहूं 3:2 में 10,000 रुपए का 3/5 हिस्सा 6,000 रुपए की पूर्ति बी को करनी पड़ेगी और 4,000 रुपए की पूर्ति सी को करनी पड़ेगी। तो 2H कैपिटल अकाउंट, बी में 6,000 और सी में 4,000। प्रविष्टि बनेगी BDR CDR टू ए के खाते में यही प्रविष्टि बाई बीच कैपिटल अकाउंट और बाई सी कैपिटल अकाउंट। ए के खाते में 10,000 रुपए से जो दिवालिया हुआ था उसके खाते में 10,000 रुपए जमा हो गए। अब ए का डेबिट और क्रेडिट का टोटल 20,000 रुपए हो गया। बी और सी पर ध्यान देंगे। क्रेडिट का योग अधिक है बी का 60,000, डेबिट में 26,000 रुपए की रकम है, फर्म का समापन हो रहा है, पूंजी खाते का शेष अधिक है, क्रेडिट का योग अधिक है, भुगतान किया जाएगा बी को फर्म की ओर से, बी को रुपए चुकाए जाएंगे, तो 2 कैश अकाउंट फाइनल पेमेंट। में से 26,000 जब आप हटाओगे तो 2 कैश 34,000। सी की क्रेडिट में 40,000 की रकम है, डेबिट में 24,000 है, तो सी को 16,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। तो बी का डेबिट का टोटल भी 60,000 और 40,000। बच्चों ध्यान दीजिए, पूंजी खाता बनाया हमने, साझेदारों के पूंजी खाते तैयार किए, ऊपर हेडिंग तो आपको डालना ही डालना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कॉलम आप जानते हैं पर्टिकुलर जितने साझेदार होंगे, यहाँ जैसे इस क्वेश्चन में 3 साझेदार थे तो आपने पर्टिकुलर ABC पर्टिकुलर ABC, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पूंजी खाते के शेष दिखा दिया आप लोगों ने, बाई बैलेंस शीट क्रेडिट शेष था, लायबिलिटी की ओर दिया हुआ था, वसूली खाते से हानि हो रही थी,
टू रियलाइजेशन लॉस आ गया। इसके बाद में आपने ये देखा था कि ए साझेदार दिवालिया हो गया था और ए साझेदार दिवालिया हो गया, 10,000 रुपए से दिवालिया हुआ है, डेबिट से ए का 10,000 अधिक था, तो बी और सी ने 10,000 रुपए की पूर्ति पूंजी अनुपात 6:4 या जिसको कहें 3:2 में, तो ये 6,000 और 4,000 रुपए की पूर्ति बी और सी के द्वारा की गई है। तो ये एंट्री आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, BDR CDR टू ए या जिसको कहें रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल DR, दिवालिया साझेदार को छोड़कर के शेष साझेदार उनके खाते डेबिट किए गए हैं, BDR CDR टू ए। इसके बाद में आप देखेंगे रोकड़ खाता तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बनाएंगे हम। कैश अकाउंट कैश अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। ये क्रेडिट साइड के लिए और ये डेबिट साइड। कैश अकाउंट रोकड़ खाता, प्राप्तियां डेबिट की ओर आती हैं और भुगतान क्रेडिट का। रोकड़ खाता जो बनाया जाएगा, कैश अकाउंट जो आप बनाएंगे, सबसे पहले कैश अकाउंट में रोकड़ का शेष दिखाया जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, चालू संपत्ति है कैश। आप देखें कैश 10,000 रुपए आपको दिए हुए हैं। संपत्तियों का डेबिट शेष होता है तो हम टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD 10 लिखें। रोकड़ खाता बना रहे हैं, सबसे पहले शुरुआत ही रोकड़ के शेष से करनी है आपको। डेबिट शेष होता है संपत्तियों का, तो डेबिट में टू बैलेंस BD मैंने दिखाया है। रोकड़ का शेष लिखने के बाद आप देखिए, अभी हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन में वसूली खाता या रियलाइजेशन अकाउंट तैयार किया था। क्या वसूली खाता तैयार किया था? और वसूली खाता जो तैयार किया उसमें डेबिट में टू कैश दो स्थान पर आया। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में टू कैश लेनदारों को भुगतान किए गए थे, टू कैश एक्सपेंसेज वसूली खर्चे किए गए थे भुगतान। रियलाइजेशन अकाउंट में टू कैश पेमेंट हुआ है, तो कैश अकाउंट में बाई रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स 86,000। समापन के खर्चे रियलाइजेशन अकाउंट में टू कैश करके अपने कैश पेमेंट किया था, तो कैश अकाउंट में बाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेज 4। लेनदारों को रुपए चुकाए गए थे रियलाइजेशन में टू कैश करके, तो कैश अकाउंट में ये प्रविष्टि बाई रियलाइजेशन करके आएगी 86,000 की। बाई रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेज 4,000 आएंगे।
संपत्तियों से वसूली हुई थी। आप देखिए रिलाइजेशन अकाउंट में बाई कैश करके संपत्तियों से जो वसूली हुई थी 1,30,000 रुपए की, तो कैश अकाउंट डी आर टू रिलाइजेशन, तो टू रिलाइजेशन अकाउंट ₹1,30,000 असेट्स। संपत्तियों से 1,30,000 रुपए की जो वसूली हुई थी, आप देखें देनदारों से और स्टॉक से जो वसूली हुई थी 80,000 और 50,000 रुपए जो वसूल हुए थे। डेटर से 80,000 वसूल हुए थे और स्टॉक से 50,000 रुपए वसूल हुए थे, तो वो हमने दिखा दिए कैश अकाउंट में टू रिलाइजेशन अकाउंट। अभी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाया है उसमें साझेदार को बी और सी को भुगतान किए गए, और बी और सी को जो भुगतान किए गए पार्टनर्स कैपिटल में टू कैश एंट्री आई थी। तो कैश अकाउंट में बाय बीच कैपिटल अकाउंट 34,000 रुपए की रकम थी, और बाय सीज कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट 16,000। और इस तरह अपना कैश का टोटल दोनों तरफ का बराबर हो, 1,40,000 और 1,40,000। तो इस क्वेश्चन में वसूली खाता रिलायजेशन अकाउंट आपने तैयार किया, पार्टनर्स कैपिटल साझेदारों के पूंजी खाते तैयार किए गए, रोकड़ खाता कैश अकाउंट आपके तैयार किया गया, साझेदार दिवालिया हुआ था, कोई सूचना नहीं है, फिर भी हम ये मानेंगे कि गार्डनर बनाम मर्रे नियम लागू होता है, जिसमें दिवालिया साझेदार एक ही हानि की पूर्ति बी और सी को करनी थी। तो ये क्वेश्चन आपके इस तरह पूरा कंप्लीट हो। इसके बाद एक क्वेश्चन के माध्यम से हम और देखेंगे, इसी बात को फर्म के समापन की बात हम कर रहे हैं। आप देखिए पेज नंबर 176 पर क्वेश्चन नंबर 7 आपके दे रखा है, एक्स वाई और जेड। बैलेंस शीट देखिए आप, इसका टोटल 2,20,000 रुपए टोटल है। इस क्वेश्चन में साझेदार जेड दिवालिया घोषित किया गया है। अब साझेदार जेड का दिवालिया घोषित हुआ है, तो जेड की हानि की पूर्ति एक्स और वाई को करनी है। यहां पर भी हम वसूली खाता रिलायजेशन अकाउंट तैयार करेंगे। ऊपर हेडिंग डालेंगे रिलायजेशन अकाउंट, चार कॉलम बनेंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले हमेशा वसूली खाते में संपत्तियों को हस्तांतरित किया जाएगा। आपके पास बैलेंस शीट दी हुई है, और बैलेंस शीट जो दी हुई है उसमें हम ये देखेंगे कि संपत्तियों में आपके क्या क्या आपके दे रखा है, और आप क्वेश्चन में देखेंगे संपत्तियों में कैश दे रखा है,
6,000 रुपये कैश अकाउंट बनाने के समय काम लिया जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं डेटर्स दे रखे हैं 90,000 रुपये के, तो टू डेटर्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट 90,000। और आप देखिए डेटर्स के नीचे ही लेस पीवीडी आपको दिया हुआ है, तो कई बार ये पीवीडी डाइट की ओर दिया होता है, तो बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तो टू डेटर्स 90,000 और बाई पीवीडी डेटर्स में से लेस दिया हो सकता है, कई बार आपके लाइबिलिटी में दिया हो, दायित्वों की तरह बाई पीवीडी को ट्रांसफर करेंगे। आप देखिए इसी के नीचे स्टॉक दे रखा है संपत्तियों में, जैसे टू डेटर्स अकाउंट ट्रांसफर किए गए थे, टू स्टॉक अकाउंट, ₹1,20,000 वसूली खाते में रिलेशन अकाउंट में टू डेटर्स 90,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, टू स्टॉक 1,20,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, बाई पीवीडी 5,000 संपत्तियां ट्रांसफर हो गई। हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ध्यान देंगे, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आप देख रहे हैं कि केवल क्रेडिटर्स दे रखे हैं 80,000 रुपए। लेनदारों का क्रेडिट शेष होता है, डेबिट करेंगे तो प्रविष्टि जो हमारी बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर टू रिलेशन, तो रिलेशन अकाउंट में बाई क्रेडिटर्स संपत्तियां हस्तांतरित कर दिया आपने, दायित्वों को हस्तांतरित कर दिया। इसके बाद में क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि फर्म का समापन हुआ है, संपत्तियां आपके बेची गई हैं, और संपत्तियां जो बेची गई हैं स्टॉक से 96,000 वसूल हुए। इसके अलावा आप देखिए देनदारों से 72,000 रुपये वसूल हुए हैं। तो हम ये देखेंगे संपत्तियों से जो वसूली हुई है उसको अपन देखेंगे कैश अकाउंट डीआर टू रिलेशन, तो रिलेशन अकाउंट में बाय कैश का बैंक अकाउंट, डेटर्स और स्टॉक। संपत्तियों से वसूली हुई कैश अकाउंट डीआर टू रिलेशन, तो रिलेशन अकाउंट में बाय कैश करके आप दिखाएंगे। स्टॉक से 96,000 वसूल हुए हैं, और देनदारों से 72,000 रुपए की वसूली हुई है। कुल मिलाकर के संपत्तियों से 1,68,000 रुपए की वसूली है। कैश अकाउंट डीआर टू रिलेशन, रिलेशन अकाउंट में बाय कैश अकाउंट डेटर्स 72,000 और स्टॉक 96,000। लेकिन आप देखें इस क्वेश्चन में वसूली संपत्तियों से हुई, उस वसूली करने की जो जिम्मेदारी दी गई है, एको संपत्तियों की वसूली करने की जिम्मेदारी दी गई है, और एक के लिए कहा गया कि जो संपत्तियों से जो वसूली करेगा स्टॉक और देनदारों से प्राप्त रकम का 5% उसको पारिश्रमिक मिलेगा। 1,68,000 रुपए वसूल हुए संपत्तियों से, इस 1,68,000 का 5%, अगर मैं कहूं इसका 10% होता तो 1 जीरो हटा दीजिए आप, 16,800 हो जाते क्या। 5% निकालेंगे 8,400 रुपए। 8,400 रुपए पारिश्रमिक के रूप में ए को मिलेगा।
इसका मतलब एक ही खाते में 8,400 रुपए संपत्तियों से वसूली करने के बदले में उसको पारिश्रमिक के रूप में उसके खाते में जमा होना चाहिए। एक का खाता 8,400 रुपए से क्रेडिट होगा तो रिलाइजेशन अकाउंट दिया टू एज कैपिटल अकाउंट, तो डेबिट में टू एज कैपिटल रिम्यूनरेशन 8,000 संपत्तियां बेची गई और बेचने संपत्तियों से वसूली का 5% एक एक खाते में आपके पारिश्रमिक के रूप में बात की गई है, तो 1,68,000 का 5% 8,400 रुपए दिख रहा है। इसी तरह आपको कहा गया कि लेनदार थे 80,000 के, लेकिन आपको दे रखा है कि लेनदारों को भुगतान में केवल 78,000 रुपए ही चुकाए गए हैं। तो लेनदारों को आप देखेंगे भुगतान जो करने की बात की गई है, लेनदारों को रुपए जो चुकाए गए हैं, तो रिलाइजेशन अकाउंट में टू कैश अकाउंट क्या दिखाएंगे आप? टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स, और ये जो रकम दे रखी है 76। रिलाइजेशन अकाउंट में टू कैश लेनदार को रुपए चुकाने की बात की गई है, 76,000 लेनदार को रुपए चुकाए गए हैं। इसके अलावा एक बात और कही गई कि 1,000 रुपए के कोई बकाया लेनदार थे जो चिट्ठे में शामिल नहीं थे, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स, तो लेनदार को 80,000 के स्थान पर 76,000 का पेमेंट किया गया और बकाया लेनदार जो बैलेंस शीट में लेनदारों में शामिल नहीं बाद आए हैं, इनको 1,000 रुपए का भुगतान किया गया है। तो टू कैश क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स देख लिया। जेड दिवालिया हुआ है, उससे कितने रुपए प्राप्त हुए? जेड से रुपए प्राप्त होंगे। कैश अकाउंट दिया टू जेड बनाएंगे हम एंट्री, जेड के खाते में ये एंट्री जब पूंजी खाता आप तैयार करेंगे उसमें ये एंट्री आपको दिखाना है। इसके बाद आप देखेंगे वसूली खाते का डेबिट का योग और क्रेडिट का योग आपको करना है। मैं हमेशा आपसे कह रहा हूं डेबिट का योग अधिक आएगा हानि की स्थिति, वसूली खाते का क्रेडिट का योग अधिक आता है लाभ की स्थिति। डेबिट का योग अगर देखें अपन 400, 1,20,000, 90,000, 2,10,000, 2,18,000, 2,24,000, 70,000, 2,94,000, 2,91,400, 2,95,400। इधर का मैं टोटल देख रहा हूं 1,68,000 और 80,000, 2,48,000 और 5,000, 2,53,000। क्रेडिट का योग 2,53,000 है, 2,53,000 और डेबिट का योग तो 42,400 रुपए का अंतर है। तो ऐसी स्थिति में ये 42,400 रुपए की जो हानि है, इस 42,400 रुपए की हानि को साझेदारों के पूंजी खाते डेबिट किए जाएंगे, तो बाय कैपिटल अकाउंट लॉस। और इस लॉस को तीन व्यक्तियों में एक्स, वाई और जेड 42,400 रुपए की हानि को तीन साझेदारों में बांटा जाएगा और तीन साझेदारों में जो बांटने की बात करेंगे हम, अनुपात आपको दिया हुआ है 4:3:3, अनुपातों का योग अगर मैं करता हूं तो 10। एक्स का हिस्सा 4/10, तो 42,400 का 4/10 हिस्सा 16,960 रुपए की हानि
एक को उठानी पड़ेगी। 3/10 हिस्सा निकालेंगे हम। 12,720 और 12,720 कुल मिलाकर के 42,400 रुपए की हानि हुई है और दोनों तरफ का टोटल बराबर हो जाएगा। तो बच्चों ये इस तरह आपके पूरा वसूली खाता आपके तैयार होगा। अगले व्याख्यान में हम साझेदारों के पूंजी खाते बनाएंगे और रोकड़ खाता तैयार करेंगे। धन्यवाद।